भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। भारत को मिलेगा एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। कहा, श्रमिकों के हित में लिए फैसलों से आसान हुई राह। कुरुक्षेत्र में आयोजित इनेलो बसपा कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने कहा, भाजपा से परेशान जनता अब चाह रही बदलाव। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राजनीतिक दलों से आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा। किसी भी संदिग्ध सूचना को आगे शेयर करने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी से पुष्टि करने की दी सलाह। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भेंट की। उन्होंने उभरती हुई भू राजनीतिक स्थिति और कई प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे रक्षा उद्योग सहयोग परियोजनाओं और उन संभावित क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की जहां दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और उन्हें मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेशी रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री की जा सकेगी। यह सौदा $5 करोड़ से अधिक का है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा को कायम रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका की भी जमकर प्रशंसा की। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में मजदूर वर्ग का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी स्थापना के बाद 70 वर्ष का सफर बड़े ही गौरव के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों को समाप्त कर श्रमिकों के लाभ के लिए नए कानून बनाए। इस दौरान तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पोर्टल पर HKRN कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रही है, लेकिन उनका सपना सपना ही रहेगा। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लंबे समय से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे उन सब को खत्म करके 4 कानून बना करके मेरे श्रमिक भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने मजदूरों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह की परेशानी श्रमिक वर्ग को ना उठानी पड़े। सरकार ने ऑनलाइन स्थानांतरण पॉलिसी बनाई है और HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। लगातार श्रमिकों के हित में बहुत सारे मजबूत कदम उठाए हैं। अगर हम देखें श्रमिकों को, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, आज उनको बदली के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑनलाइन ट्रांसफर
करने का काम हमारी सरकार के अंदर हुआ है। आज 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया है, जिसके अंदर कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है कि भाई इनका तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अरे हमने कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? जो बात हमने कही है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। ये हमारे HKRN के कर्मचारियों को 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार, रविवार और 2 अक्टूबर की छुट्टी के कारण मतदान का कम होने की संभावना है। इसी के चलते चुनाव आयोग को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। निर्णय चुनाव आयोग ने करना है। बात की चिंता की है कि लगातार छुट्टियां हैं, क्योंकि शनिवार इतवार है और फिर 1 तारीख को छुट्टी है, गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, उस दिन भी छुट्टी है। लगातार 4-5 छुट्टियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग कम हो जाए, परंतु मैं सभी से अपील करना चाहूंगा और चुनाव आयोग से जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा है, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इस डेट को अगर कुछ आगे पीछे कर लें सभी दलों से बात करके, ताकि वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़े। और वोट परसेंट ज्यादा हो लोकतंत्र के हित के अंदर, वो ठीक है, परंतु उसको लेकर के माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, जो भी उनके दिशा निर्देश हो सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में प्रदेश स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में हो रही चुनावी हलचल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भयभीत प्रतीत हो रही है, तभी चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जबकि चुनाव आयोग तारीख निश्चित करने के पश्चात उसमें कोई बदलाव नहीं करता। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 6 माह के दौरान ही प्रदेश में अपराधों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। जनता कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का शासन भी देख चुकी है। कांग्रेस काल में किस प्रकार क्षेत्रवाद का बोलबाला रहा, उसे प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। ये तो घबराहट दिखने लगी बीजेपी की। मुझे लगता है 20 सीट से नीचे आ ली है तो और आगे की तारीख मांगने लगे। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन एक बार डेट डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद चुनाव में बदलाव होती है। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो इस तरह की चीज़ लिखित में भी इलेक्शन कमीशन को भेजे। मैं तो मानता हूँ हरियाणा इस आक्रोश में बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा मतदान करेगा, चाहे वो गांधी जयंती के दिन चुनाव क्यों ना हो, चाहे उससे पहले क्यों ना। बड़ा मुद्दा तो प्रदेश को जो ये नॉन स्टॉप की बात कर रहे थे और फुल स्टॉप लगाकर तरक्की प्रगति को रोकने का काम किया, इसका। और कांग्रेस ने 10 साल के शासन में जिस तरीके से क्षेत्रवाद के माध्यम से प्रदेश को रोका, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। क्राइम जैसे बढ़ा 6 महीनों के अंदर, मुझे नहीं लगता जनता इसको भूल पाएगी। एक एक बिंदु पर हम जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी अपने वादों को लेकर जाएगी। कुरुक्षेत्र में कल इनेलो बसपा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अन्य दलों को फायदा पहुंचाने के लिए इनेलो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया। अभय चौटाला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हर वर्ग को लुभाने के लिए वादे किए गए, मगर ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। भाजपा सरकार ने ऐसे निर्णय लिए जिससे लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हुई और 10 साल उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश और हरियाणा के लोग भाजपा से परेशान हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। इनेलो और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब इस बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का 10 साल का शासन कैसा था
पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में जो राज बना, उस राज में किस किस्म के हालात रहे, हर वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए वायदे किए गए थे, लेकिन साथियों वायदे पूरे करने की बजाय इस तरह के निर्णय लिए जिससे लोगों के सामने समस्याएं आई। आज हर व्यक्ति इस सरकार को बदलना चाहता है, जहां इस सरकार को बदलना चाहता है वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखना चाहता है। अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हो तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अगर हरियाणा में इसकी शुरुआत करोगे तो पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे देश में आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में बदलाव होगा। बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम में जारी भाजपा की विधानसभा समिति की 2 दिवसीय बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। हर सीट के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। समिति को विधायकों सहित कई लोगों के आवेदन मिले हैं। बैठक में चुनाव लड़ने के लिए तैयार उम्मीदवारों और जिताऊ प्रत्याशी के नामों पर मंथन किया गया। इसके बाद नामों का अंतिम चयन कर आगे केंद्र समिति के पास भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे, उनके ऊपर भी अभी तो प्राथमिक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। वे हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अब तक 36 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को झूठे वादे कर और उन्हें बरगला रहे हैं, जबकि बुनियादी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। जेजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को बैठक बुलाई गई है और जल्द ही टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। परंतु स्थानीय विधानसभा के चुनाव जो हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के है। इसमें आपको निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा भविष्य में भी होता रहा है। मैंने अब तक 36 विधानसभा क्षेत्रों के इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लगातार जारी है। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसको चलते हुए मैं कह सकता हूं कि इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी के साथ कोई समझौते की बात नहीं। बहुत जल्दी 28 तारीख को हमने इसके सिलसिले में मीटिंग बुलाई है और उसमें बैठ करके निर्णय करेंगे। ये चुनावी प्रक्रिया में होता रहता है। आज कांग्रेस में एक एक सीट पर 50-50, 60-60 दावेदार दावे कर रहे हैं। क्या वो टिक पाएंगे? आप देखना, आप वहाँ से दल बदल का सिलसिला शुरू होगा। ये सिस्टम है, चुनाव के दौरान होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने बताया कि जिनका नाम मतदाता सूची में है केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है, लेकिन इसके लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। उसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट
चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार करने के लिए होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे। बांटे जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से भी सावधान रहने की अपील की। किसी भी संदिग्ध सूचना को आगे शेयर करने से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से पुष्टि करने की सलाह दी गई है। चुनाव के दौरान झूठी व भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता व उम्मीदवार से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जिला प्रशासन को अपना सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपूर्ण हो। मतदाता भी बगैर किसी भय, लालच व दबाव के अपनी मर्जी से मतदान कर सकें। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री के होर्डिंग्स व बैनर या वॉल पेंटिंग विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जाएं, अन्यथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार बार बैनर, होर्डिंग्स हटाने के बावजूद कुछ लोग इन्हें दोबारा लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी की चुनाव के दौरान जनसभा, रोड शो, प्रचार वाहनों और लाउड स्पीकर के लिए क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जनसभा प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सुविधा नामक पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्तिगत अशोभनीय टिप्पणी न करने को कहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते समय भी इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पलवल जिले में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जिले में प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ अपनी पार्टी के बीएलए नियुक्त करें। वहीं चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। रोड शो के दौरान जाम की स्थिति न बने, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध है। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लेने को कहा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं, जिसका निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने स्तर पर मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं, ताकि जिला में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। में आपको पता है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे पास, और हथीन में हमारे पास 251 बूथ है। 83 होडल है, होडल में 200 बूथ है, और 84 पलवल है जिसमें 266 बूथ है। टोटल जो बूथ है हमारे वो 717 है। काफी बूथ्स की मैंने और एसपी साहब ने कुछ की चेकिंग की, और बाकियों की भी अब चेकिंग करेंगे हम आने वाले टाइम में। तो बेसिक चीजें हैं जो लोगों को, मतदाता को मिलनी चाहिए। पीने का पानी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, क्यू मैनेजमेंट है, उन सब चीज़ों पे हम भी काम कर रहे हैं। और आपके भी संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो आप हमें बताएं, ताकि उसको हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर चुनाव आयोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में जींद के जुलाना स्थित राजकीय महाविद्यालय में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान आयोजित किए। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई, ताकि लोग 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक भाग लें। इसके अलावा कॉलेज प्रांगण में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सहायक जिला नोडल अधिकारी ख्यालीराम ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को स्वयं मतदान करने के साथ साथ अपने माता पिता तथा आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में युवाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। आज जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए माननीय डीसी जींद की निर्देशानुसार स्वीप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने जो स्कूल की लड़के लड़कियां हैं उनको मतदान के महत्व के बारे में अवगत करवाया तथा उनको ज्यादा विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज के प्रभारी प्राध्यापक विजेंद्र कुमार ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्र एवं छात्राओं ने बताया कि आने वाली 1 अक्टूबर को अधिक से अधिक मतदान करें ताकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। आयोग के माध्यम से ही जैसे चुनाव में युवा का सबसे अधिक परसेंटेज शामिल किया जाए, युवाओं को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि आज का युवा देश का कर्णधार जो कहलाता है वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपने इस महाविद्यालय से लिए गए निर्णय के आधार पर अपने परिवार समाज को भी जागृत करने का काम करे। हमारे महाविद्यालय में हमें मतदान तो देना चाहिए, उसके लिए जागरूक किया गया था। जो हमारे एक वोट है वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, उसका हम किस प्रकार अपने अच्छे और शुद्ध भविष्य और शुद्ध समाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जागरूक कराया गया था। इसमें हमें बताया गया कि हमारा वोट हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमें हमारा वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए और हमारे वोट की हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम हमारा वोट देकर एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे देश का और हमारे समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। प्रदेश में खरीफ मौसम के तहत कपास की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय कपास निगम के माध्यम से एमएसपी पर कपास की खरीद की जाएगी। खरीद के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश भर में 20 मंडी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सोयाबीन, मक्का और ज्वार की 100% खरीद हैफेड द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अन्य फसलों की खरीद हैफेड और अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से 60 और 40 के अनुपात में की जाएगी। हरियाणा पुलिस में पुरुष व महिला सिपाही के पदों के लिए लिखित परीक्षा कल आयोजित होगी। पुरुष सिपाहियों के लिए कुरुक्षेत्र और करनाल में, जबकि महिलाओं के लिए पंचकुला में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल 84 केंद्रों पर 24,003 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को दीक्षांत समारोह के लिए नया ड्रेस कोड तैयार करने को कहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये परिवर्तन उपनिवेशिक विरासत को छोड़ने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संस्थान दीक्षांत समारोह के दौरान काले वस्त्र और टोपी का उपयोग करते हैं और ये परंपरा यूरोप में मध्य युग में शुरू हुई थी। मंत्रालय ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे राज्य की स्थानीय परंपराओं के आधार पर संबंधित संस्थान के लिए उचित भारतीय ड्रेस कोड तैयार करें। दूध भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों को दूध और दूध से बने उत्पादों की सभी पैकेजिंग से A1 और A2 के बारे में सभी दावे तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालक A1 और A2 के वर्गीकरण के अंतर्गत दूध और घी, मक्खन और दही जैसे दूध से बनने वाले उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि दूध में A1 और A2 का वर्गीकरण आवश्यक रूप से प्रोटीन के संबंध में होना चाहिए, इसलिए दूध वसा उत्पादों के संबंध में A2 का दावा भ्रामक है और ये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उधर प्राधिकरण ने राज्यों से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और किसान स्तर पर कीटनाशकों की निगरानी और विनियमन के लिए अंतर मंत्रालयीय समिति स्थापित करने का आग्रह किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और बाजारों में रौनक है। दुकानें भगवान कृष्ण के झूलों, बांसुरियों, मुकुटों, मोरपंखों और बच्चों की रंग बिरंगी पोशाकों से सजी हैं। भगवान कृष्ण के बाल रूप को झूला झुलाने के लिए दिव्य झूला और कई क्विंटल प्रसाद तैयार हो रहे हैं। कैथल में सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 11 रुद्री मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और मनमोहक झांकियां बनाई जाएंगी। वृंदावन की युवा साध्वी पंडित दिव्या द्वारा कैथल के महाभारत कालीन 11 रुद्री मंदिर में भागवत गीता की कथा और भजन सुनाए जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान विनोद मित्तल और राज गोयल ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ भागवत गीता का आयोजन किया है। जो साध्वी जी वृंदावन से आई हैं, पंडित दिव्या जी,
के मुख्य आंगन से वो कथा प्रवचन कर रही हैं। इसके अलावा मंदिर में सारे को लाइट लगाई जाएंगी, भव्य झांकियां प्रसारित की जाएंगी और भगवान कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का झूला सुबह 6 बजे चालू हो जाएगा। तैयारी चल रही है। भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है उस दिन, और रात को 12 बजे आरती होगी और सारा दिन प्रसाद बंटेगा। हमने प्रसाद तैयार करवा लिया लगभग 2 क्विंटल, और हर साल की भांति बड़ी झांकियां भी बनवाई है हमने। और ये अपना जो है कथा चल रही है भागवत का। वृंदावन से आई साध्वी पंडित दिव्या ने बातचीत में कहा कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कुछ दूर बसे कैथल के श्रद्धालुओं की कृष्ण में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि कैथल के पुरुष और महिला श्रद्धालु बड़ी धार्मिक एवं श्रद्धा भावना से भागवत गीता की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर बड़ी धूमधाम से यहाँ पर श्रीमद्भागवत की कथा हो रही है, जो कि 26 तारीख तक चलेगी। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि 11 रुद्री में आकर के श्रीमद्भागवत की कथा सुने और बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करें। और 26 तारीख को दिन सोमवार को 11 रुद्री में शाम के समय सुंदर सुंदर झांकियों का अवलोकन किया जा रहा है, जो कि उन झांकियों का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो सभी कैथल वासियों से अनुरोध है कि जन्माष्टमी को झांकियों का आनंद लें। यहाँ आकर के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ के जो भक्तगण हैं भले ही श्रद्धा भाव भक्ति वाले हैं, और जो जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया। जॉर्डन में आयोजित हो रही अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में उचाना हलके के बुडायन गांव की पुलकित कंदोला ने 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में पुलकित ने रूस की पहलवान को 6-3 से पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पुलकित ने 2 साल पहले किर्गिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भी भाग लिया था और उस दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बावजूद भी वह खेलती रही और सिल्वर मेडल जीता, लेकिन इस बार पुलकित ने सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया। उचाना हलके के गांव बुडायन में साधारण किसान प्रभात कंदोला के घर जन्मी पुलकित ने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके पिता ने अपनी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए कुश्ती के मैदान में ले जाने का संकल्प लिया और गोल्ड मेडल लाने का सपना देखा, जो अब पूरा हुआ है। तो वहीं पुलकित के कोच धर्मराज ने कहा कि आज पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पुलकित ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ आज इस मुकाम को हासिल किया है। पूरे गांव में बड़ा खुशी का माहौल है जब से ये न्यूज गांव पे आई है। मतलब हर घर में एक दूसरे को मतलब शुभकामनाएं देना, कांग्रेचुलेशन देना, और पूरे गांव में खुशी की मतलब लहर दौड़ रही है कि कब हमारी बेटी आए और हम उसके स्वागत में फूल मालाओं से उसका स्वागत करें और अब सर आंखों में बैठाएं। पुलकित वैसे तो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से संबंध रखती है, क्योंकि इनके दादा श्री प्यारे लाल जी हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छे कबड्डी के, सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हुआ करते थे। गांव में अभी तक कोई भी बेटी इस स्तर पर नहीं गई, और मैं ऐसा खेल उसको मतलब सिखाऊं एक पर्सनल, क्योंकि टीम गेम में कई बारी बाधा आ जाती है और जब इंडिविजुअल गेम होता है उस गेम में वो अपना सब कुछ दिखा सकता है। पुलकित के दादा करण सिंह ने कहा कि मेरी पोती ने गोल्ड मेडल जीता, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई। पूरे हलके में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। हमारी पोती मेडल लाई, बहुत खुशी हुई। पूरा परिवार का, पूरा गांव में बहुत खुशी है। अभी पढ़ाई शुरू कर रही है, 12वीं लगा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश विकसित किए हैं, जो पॉक्सो के निर्देशों के अनुरूप हैं। ये दिशा निर्देश निर्वाहक शिक्षा, विभिन्न हितधारकों, जवाबदेही, रिपोर्ट प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान और परामर्श सहायता तथा सुरक्षित माहौल के बारे उपाय प्रावधान करते हैं। केंद्र ने अधिसूचना की स्थिति के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।